आखिर इश्क है क्या? है ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। जिस दिन से ये दुनिया शुरू हुई है और जब तक ये दुनिया खत्म होगी तब तक इश्क का दौर और इश्क का सफ़र हमेशा जारी रहेगा। एक उम्र आते ही लोग जैसे सब कुछ भूलकर इश्क में पड़ ही जाते हैं। वो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें फिर कोई होश नहीं रहता। उनके सामने तो बस अपने माशूक का चेहरा रहता है और चाहे इस राह में उन्हें कितनी भी मुसीबतें उठानी पड़े, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। पर क्या हर इश्क अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या कामयाब हो पाता है? क्या इश्क के सफ़र के हर राही को उसका मकाम मिल पाता है? आज जानेंगे कि मधुबाला और दिलीप कुमार जो एक दूसरे के इश्क में सराबोर थे, उनके बीच आखिर ऐसा क्या घटा कि बात अदालत तक पहुंच गई और जज के सामने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी। तो चलिए जानते हैं मधुबाला की जिंदगी के कुछ और राज। पिछले भागों में हमने सुना कि मधुबाला एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और दिल्ली की एक झोपड़पट्टी से मुंबई तक आई थी, लेकिन वो अपने काम के प्रति बहुत सजग थी और समय की बहुत पाबंद थी। बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि मुंबई में बहुत बारिश हो रही थी और मुंबई की बारिश तो मशहूर है। मधुबाला जब सही समय पर स्टूडियो पहुंची तो गेट पर खड़े दरबान ने उन्हें बताया कि आज तो स्टूडियो में कोई नहीं आया। तब वो चहकते हुए बोली कि आप बता दीजिएगा कि मधुबाला सही समय पर आई थी और यहाँ कोई नहीं मिला। और फिर वो हंसती खिलखिलाती अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। तो ऐसी थी मधुबाला। बताते हैं कि वो छुपे तौर पर बहुत से कामों के लिए दान भी देती थी। जैसे पोलियो उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत पैसा दिया और इसके अलावा भी वो लोगों की मदद करती थी। मगर इतना सब होने पर भी क्या उनकी जिंदगी बहुत सुकून से कटी या उन्हें जिससे इश्क था वो उन्हें मिल पाया? इसके पहले कि मधुबाला दिलीप कुमार जी के इश्क में पड़ी, उन्हें प्रेमनाथ जी बहुत पसंद करते थे, लेकिन शायद ये मोहब्बत एक तरफा थी क्योंकि मधुबाला जी की तरफ से कभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर क्या हुआ होगा हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। और हाँ, मधुबाला जी ने कमाल साहब को भी निकाह की पेशकश की थी और जो बात बहुत मशहूर है कि जब कमाल साहब मीना जी के इश्क में पड़े थे और मधुबाला जी को ये पता चला तो उन्होंने कमाल साहब को 3 लाख रुपयों की पेशकश की और उसके बदले में कहा कि वो निकाह करने को तैयार हैं, पर कमाल साहब को अपने बच्चों को अमरोहा भेजना पड़ेगा। और तब कमाल साहब ने कहा था, मैं अपनी कलम का सौदा करता हूँ, अपने बच्चों का नहीं। अब ये बात कहाँ तक सही है ये भी कौन जान सकता है, लेकिन हाँ, किस्सों कहानियों में ये बात खूब मशहूर है। खैर, बात चल रही है दिलीप साहब की। वो ट्रेजेडी किंग थे और मधुबाला वो तो हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती एक ऐसी खूबसूरत बला थी जिन्हें हर कोई पाना चाहता था। वो तो आकाश कुसुम थी।
आकाश कुसुम यानी आसमान का तारा, जिसे हर कोई पाना तो चाहता था पर उस तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि बीच में थे अताउल्ला खान साहब, मधुबाला के वालिद। मधुबाला अपने वालिद का बहुत सम्मान करती थीं। वो उन्हें दिलो जान से चाहती थीं और उनके सामने कोई गुस्ताखी करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो जब घर पर होती थी तो बिल्कुल सीधी सादी एक बिटिया की तरह से रहती थी। वो अपने पिता की इच्छा के आधार पर ही रहती थी। उनकी पसंदगी नापसंदगी सब कुछ अपने अब्बा हुजूर की ही पसंदगी के मुताबिक होता था। वो घर पर रहती थी तो वो हमेशा अपने घर की आया फातिमा के साथ कामकाज में लगी रहती थी। कपड़ों के मामले में भी उनकी पसंद बहुत सादी थी। वो बहुत ज़्यादा कपड़ों पर खर्च नहीं करती थी। अगर कोई बहुत कीमती चीज़ खरीद भी लेती थी तो वो उनकी अलमारी में पड़ी रहती थी। गहनों का भी उन्हें कोई शौक नहीं था। कभी कभार सोने की कुछ चूड़ियाँ उनकी कलाइयों पर दिखती थीं, लेकिन हाँ, उनकी एक उंगली में सोने की अंगूठी रहती थी और अंगूठी में लगा हुआ हीरा हमेशा जगरमगर करता रहता था। पर उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो मधुबाला के हुस्न से टक्कर ले पाता। वो सुबह 6 बजे से शूटिंग के लिए तैयार हो जाती थी और 9 बजे तक हर हाल में स्टूडियो पहुंच जाती थी और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक शूटिंग कंप्लीट करके अपने घर पहुंच जाती थी। और अगर कभी शॉट अधूरा रह जाता था तो वो निर्माता को कोई नुकसान ना हो इसलिए बहुत देर तक रुककर भी काम करती थी। उन्हें लगता था उनके घर पर उनके अब्बा हुजूर का ही हुक्म चलना चाहिए। एक दिन अताउल्ला साहब और मधुबाला की छोटी बहन चंचल के बीच पैसों को लेकर बहुत झगड़ा हुआ और तैश में आकर अताउल्ला खान ने तिजोरी की चाबियां चंचल के सामने फेंक दी और कहा, अगर इतना घमंड है तो तू ही चला इस घर को। मधुबाला, जो अब तक चुपचाप उन दोनों की कहासुनी को सुन रही थी, वो आगे बढ़ी और उन्होंने चाबियां अपने वालिद के हाथ में रखी और बहन का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गईं। वो अपने पिता की हर बात को अपने सिर आंखों पर रखती थी। फिल्म निराला के सेट पर जब देवानंद जी ने उनसे अंग्रेजी पढ़ने सीखने के लिए कहा तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिन बाद वो बढ़िया अंग्रेजी बोलने लगी। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ी सी आज़ादी उन्हें भी मिलनी चाहिए। तब वो अपनी हेयर ड्रेसर मैरी जेनिटा के साथ फिल्में देखने जाने लगी। फिल्में देखने जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग उन्हें पहचान लेते थे और फिर तो हंगामा मच जाता था। मगर उन्होंने इसका ये हल निकाला कि वो नकाब पहनकर फिल्में देखने जाने लगी और शॉपिंग भी करने लगी। अब उन्होंने खूब सारी शॉपिंग करनी शुरू की और कपड़े आदि खरीदने शुरू किए। कहते हैं मधुबाला को देखकर लोग अपनी घड़ियां ठीक कर लेते थे। देवानंद साहब की नवकेतन स्टूडियो में काम करने वाले लोग उन्हें मधुरस कहते थे क्योंकि वो हर समय मुक्त निर्झर हंसी हंसती रहती थी। कहते हैं काला पानी की शूटिंग के लिए ठीक 9 बजे का समय रखा गया था। मधुबाला अपना मेकअप करके तैयार बैठी थी, लेकिन फिल्म के हीरो और निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर देवानंद साहब आए नहीं थे, इसीलिए वो रास्ता देखती रही। थोड़ी देर के इंतजार के बाद देवानंद दौड़ते हुए आ गए
उन्हें देखकर बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए व्यंग भरी हंसी के साथ मधुबाला जी ने कहा, गुड मॉर्निंग प्रोड्यूसर साहब। और देव साहब ने गुड मॉर्निंग तो कहा, लेकिन उस दिन के बाद देव साहब समय के बिल्कुल पाबंद हो गए। देवानंद साहब मधुबाला को उस्ताद मानते थे। उनका मानना था कि मधुबाला के साथ काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और फिल्म बहुत जल्दी बन जाती है। ये वो समय था जब दिलीप कुमार साहब ट्रेजेडी किंग की उपाधि प्राप्त कर चुके थे और पूरे हिंदुस्तान में वो लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छू रहे थे और मधुबाला भी टॉप की हीरोइंस में गिनी जाने लगी थी। तो उस समय का दौर था जब दिलीप कुमार और मधुबाला सबसे ऊंचे कलाकारों में गिने जाते थे और पहले दर्जे के कलाकार थे। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम दरियानी जी ने इन दोनों को लेकर इस जोड़े की पहली फिल्म की घोषणा की, जो फिल्म थी तराना। अताउल्ला खान और दिलीप साहब का पहले से ही परिचय था। दोनों अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाने के लिए सोचा करते थे और दिलीप साहब ने आर्ट प्रोडक्शन कंपनी खरीद ली और इस कंपनी की तरफ से हर सिंगार फिल्म की घोषणा हुई, जिसमें हीरो और हीरोइन थे दिलीप साहब और मधुबाला। पर दिलीप साहब कुछ ही समय बाद इस फिल्म को बंद करने के बारे में सोचने लगे और ये फिल्म बंद हो गई। खैर, तराना पहली बार दोनों को एक साथ लेकर सामने आई। इस फिल्म के बारे में स्क्रीन मैगजीन ने 12 अक्टूबर सन 1951 के अंक में लिखा था, तराना फिल्म में मधुबाला का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने जिस रूप में अपने पात्र को सजीव बनाया है, ये देखकर कहना होगा कि उन्होंने इस फिल्म में अपनी पनपने वाली कला का पूरा उपयोग किया है, जिसका अभी तक उन्होंने पूरा का पूरा उपयोग नहीं किया था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल विश्वास जी और इस फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ था। तलत महमूद साहब और लता मंगेशकर जी ने जो गीत गाए थे वो आज तक लोगों की यादों में ताज़ा हैं। नैन मिले नैन हुए बावरे और सीने में सुलगते हैं अरमा और मुँह से रूठ गयो मोरा सावरिया, बेईमान तोरे नैनवा नींदिया ना आए और वो दिन कहाँ गए बता। इन गानों ने तो जैसे धूम मचा दी थी। दिलीप साहब और मधुबाला जी के बीच फिल्माए गए रोमांटिक सीन्स भी बहुत पॉपुलर हो गए थे। फिल्म बहुत हिट रही थी और दिलीप साहब और मधुबाला जी की जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। फिल्म इंडिया मैगजीन में लिखा गया था कि इन दोनों ने अपने पर्दे के पीछे की जिंदगी को पर्दे पर साकार किया है। तराना एक बहुत सीधी सादी सी प्रेम कहानी थी। उसमें ना तो बहुत लंबे चौड़े डायलॉग्स थे और ना बहुत सारे लोगों को लेकर कहानी को बर्बाद किया गया था। दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि जब तराना फिल्म में दिलीप साहब मधुबाला की आंखों में आंखें डालकर डायलॉग्स बोलते थे तो वो अपने आसपास की सारी दुनिया को भूल जाते थे। अब जबकि ये जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई थी तो एक के बाद एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइनें दोनों को एक साथ लाने के लिए लगने लगी। कहते हैं कि प्रोड्यूसर जय किशन नंदा जी ने ढाके की मलमल जैसी फिल्म के लिए इसी जोड़ी को चुना और दिलीप साहब को तब 3 लाख रुपए दिए जाने की बात
हुई थी, लेकिन दिलीप साहब ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि गुरुदत्त जी, जो कि सिनेमा के जादूगर थे और उनकी फिल्में आज तक मशहूर हैं। अगर आपने उनकी फिल्में नहीं देखी हैं तो आपको एक बार तो प्यासा, चौदहवीं का चांद और साहब, बीबी और गुलाम जरूर देखनी चाहिए। तो गुरुदत्त जी दिलीप कुमार, मधुबाला और नरगिस जी को लेकर प्यासा बनाना चाहते थे, जो बाद में बनी गुरुदत्त जी, वहीदा रहमान जी और माला सिन्हा जी को लेकर। खैर, दोनों की एक साथ जो फिल्म अब आई वो थी आरसी तलवार जी की सन 1952 में आई फिल्म संग दिल। इस फिल्म के बनने तक दोनों एक दूसरे के इश्क में बेतरह डूबे हुए थे, लेकिन अताउल्ला खान साहब को अपनी बेटी का ये रिश्ता बिल्कुल नापसंद था। लेकिन मधुबाला इस बारे में अपने पिता की इजाज़त नहीं ले रही थी और वो दिलीप साहब से बराबर मिलती रहती थी। शूटिंग ख़त्म करके घर आने के बाद रात में 8:30-9 बजे तक वो सोने का बहाना करती थी और फिर वो दिलीप साहब से मिलती थी। इसमें उनकी मदद उनकी आया फातिमा करती थी। कहते हैं संग दिल की कहानी शार्लेट ब्रॉन्ट की कहानी जेन आयर पर आधारित थी। संग दिल आई तो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाई। तलत महमूद जी का गाया गाना ये हवा, ये रात, ये चांदनी चला तो खूब, लेकिन फिल्म ने कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। दोनों की एक साथ एक और फिल्म आई अमर। कहते हैं इस फिल्म में पहले मीना कुमारी जी को हीरोइन के लिए चुना गया था, लेकिन दिलीप साहब के कहने पर ही मधुबाला जी को इस फिल्म में लिया गया। बताते हैं कि अमर के सेट पर दिलीप साहब कभी कभी समय पर नहीं आते थे और तब एक बार मधुबाला जी ने उनसे कहा कि उन्हें समय पर सेट पर आना चाहिए, क्योंकि उनके देरी से आने के कारण फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बहुत नुकसान होता है। बताते हैं कि दिलीप साहब कभी कभी कहते थे कि मैं देर से ना आऊं, इसलिए ये औरत मुझसे स्टूडियो में सोने के लिए भी कह सकती है। दिलीप साहब अब तक मधुबाला के इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे और वो चाहते थे कि मधु जी हमेशा उनके सामने रहें, मगर ये किसी तरह से भी संभव नहीं था, क्योंकि दोनों की अलग अलग फिल्में थी और दोनों को अलग अलग शूटिंग करनी होती थी। बताते हैं कि जब नकाब फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला जी पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में आई थी, तब दिलीप साहब उनसे मिलने के लिए बराबर पुणे आया करते थे। फिल्म कंपनी जेमिनी की फिल्म इंसानियत के लिए दिलीप साहब चेन्नई गए हुए थे, लेकिन मधुबाला जी के साथ ईद मनाने के लिए वो उनसे मिलने पुणे आ गए थे। मधुबाला जी भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, लेकिन वो कभी भी शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो अपने पिता और बहनों को भी उतना ही प्यार करती थी। वो एक कश्मकश में पड़ गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका परिवार उनकी वजह से ही चल रहा है, तो उन्हें ये लगता था कि वो अपने परिवार पर ध्यान दें या फिर दिलीप साहब से शादी कर लें। यहाँ तक कि दिलीप साहब ने मधुबाला जी से कहा था कि मेरे साथ निकाह होने पर भी मैं तुम्हारे मायके के लोगों को बहुत सारे रुपए दूंगा।
वो यहाँ तक कहते थे कि मैं खुद फिल्म बनाऊंगा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के सारे अधिकार अताउल्ला खान साहब को दे दूंगा और उससे मिलने वाले फ़ायदे से उन्हें अच्छी कमाई होगी। लेकिन शादी के बाद तुम्हें अपने मायके के लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना पड़ेगा। एक तरफ तो दिलीप साहब की ये शर्त और दूसरी तरफ अपने पिता का दबाव। मधुबाला बहुत परेशान थी और हमेशा सोचा करती थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर फिल्म पत्रिकाओं की माने तो कहते तो यहाँ तक हैं कि अताउल्ला खान कभी कभी मजाक में कहते थे कि उस सब्जी वाले को मैं अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। ये बात कहाँ तक सही है इसकी पुष्टि कोई कर नहीं सकता, लेकिन कुछ मैगजीन्स में ये बात छपी है और ये बात तो बिल्कुल सच है कि मधुबाला ही थी जो अपने परिवार का सपोर्ट कर रही थी। मधुबाला दिलीप साहब के इश्क में तो थी, लेकिन वो अपने पिता से बगावत की कोई बात नहीं सोच पा रही थी और इस बारे में एक वाकया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हुआ यूं था कि एक दिन दिलीप कुमार साहब ने इस बात का फैसला करने का इरादा किया और उन्होंने एक दिन एक प्लान बनाया। फिल्म थी ठाके की मलमल और उसमें ओम प्रकाश जी भी कुछ काम कर रहे थे। एक दिन जब वो अपना मेकअप पूरा करा के टहल रहे थे तो उनके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी गई जिसमें लिखा था कि उन्हें मधुबाला जी के मेकअप रूम में जाना है। वो जब मधुबाला जी के मेकअप रूम में गए तो वहाँ दिलीप साहब पहले से बैठे थे। दिलीप साहब ने ओम प्रकाश जी को वहीं बैठने को कहा और इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो कुछ बात करें उसकी गवाही ओम प्रकाश साहब दे। दिलीप साहब ने बोलना शुरू किया और कहा, मैंने घर में काजी को बुलाया है। निकाह की सभी तैयारियां घर पर हो चुकी हैं। तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलो और आज ही हम निकाह की रस्म पूरी करेंगे। मधुबाला मन ही मन सर्द हो गई और बिल्कुल किसी बुत की तरह बैठी रही। दिलीप साहब शादी के लिए उनसे बार बार कहते रहे मगर वो टस से मस नहीं हुई। आखिर में दिलीप साहब ने पूछा, इसका मतलब मेरे साथ शादी करना तुम्हें मंजूर नहीं है? मधुबाला फिर भी खामोश रही। तब दिलीप साहब ने आखिरी बार कहा, आज अगर मैं यहाँ से अकेला ही चला गया तो फिर तुमसे शादी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। मधुबाला चुपचाप बैठी रही और बस आंसू बहाती रही और आखिर में दिलीप साहब वहाँ से अकेले चले गए हमेशा के लिए और उन्होंने अपने दिलो दिमाग और अपनी ज़िंदगी से मधुबाला को हमेशा के लिए निकाल दिया। अब ये कैसे किया होगा दिलीप साहब ने, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहे। मधुबाला का दिल पहले से ही टूटा हुआ था। उनके दिल में सुराख था और दिलीप साहब ने जब ऐसा किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिस शख्स को वो इतना चाहती हैं वो इस तरह से उनकी ज़िंदगी से एकदम दूर चला जाएगा। वो अपने पिता से बगावत करने की ज़रूरत नहीं कर सकती थी, लेकिन दिलीप साहब को जी जान से चाहती थी। शायद दिलीप साहब एक पुरुष थे और अपने अहंकार और स्वाभिमान को चोट लगती देखकर उन्होंने इतनी सख्त बात मधुबाला जी से कही थी। कुछ घटनाएं, कुछ किस्से, कुछ हादसे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जब इंसान एकदम से स्तब्ध हो जाता है, यानी कि वो सोचने और समझने की अपनी सलाहियत खो देता है। उसे ये
यक पयक समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हुआ होगा उस दिन मधुबाला जी के साथ। कैसे छोड़ सकती थी वो अपने पिता, अपनी बहनों को किसी के रहमो करम पर, और दूसरी तरफ थे उनकी जिंदगी, उनका इश्क दिलीप साहब। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मर्द हमेशा औरत को किसी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उन्हें एक राह चुननी होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीच की कोई राह गुजर निकाली जाए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मधुबाला जी के साथ, और दिलीप साहब उनकी जिंदगी से चले गए हमेशा के लिए। कहते हैं इस किस्से के बाद मधुबाला ने बार बार दिलीप साहब से फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही मधुबाला जी को अपने जीवन से निकाल दिया था। आमने सामने तो क्या, वो फोन पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। इसी बीच B.R. चोपड़ा साहब अशोक कुमार और मधुबाला जी को लेकर नया दौर फिल्म बनाने की सोच रहे थे। फिल्म का हीरो उन्होंने चुना था अशोक कुमार जी को, क्योंकि उन्हें लगता था फिल्म महल की इतनी ज़्यादा सफलता के बाद ये फिल्म खूब चलेगी, और उन्होंने अताउल्ला खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। शर्त के अनुसार अताउल्ला खान ने चोपड़ा साहब से 32,000 रुपये लिए, लेकिन अशोक कुमार ने AVM की भाई भाई फिल्म के लिए अपनी डेट्स दे दी थी, और उनकी शूटिंग मद्रास में होनी थी। इसके अलावा अशोक कुमार जी शक्ति सामंत जी की फिल्म इंस्पेक्टर, ज्ञान मुखर्जी जी की शतरंज, सत्येन बोस की बंदी, नानाबाई भट्ट की मिस्टर एक्स और उस्ताद विश्राम बेडेकर की तलाश और देवेंद्र गोयल की 1 साल आदि फिल्मों में काम कर रहे थे। इन सब के साथ वो अपनी फिल्म रागिनी भी बना रहे थे, और उन्हें इसी वजह से नया दौर के लिए आगे फ्यूचर में भी टाइम देना यानी डेट्स देना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि B.R. चोपड़ा साहब, आप नया दौर फिल्म का मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। अशोक कुमार जी को इस फिल्म के लिए ना पाकर चोपड़ा साहब दिलीप साहब से मिले और उन्हें अपनी फिल्म नया दौर के लिए हीरो के रूप में साइन कर लिया। लेकिन अताउल्ला खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दिलीप साहब और मधुबाला एक साथ इस फिल्म में काम करें, और उन्होंने B.R. चोपड़ा साहब को एक नोटिस दे दिया, अगर आप मधुबाला को फिल्म में रखना चाहते हैं तो आपको दिलीप कुमार को फिल्म से निकालना पड़ेगा। उनकी इस बात से जैसे इस लड़ाई झगड़े में आग में घी सा पड़ गया, और दिलीप साहब ने इस नोटिस को अपना अपमान माना और बदला लेने के लिए परेशान हो गए। अब दिलीप साहब जो मधुबाला जी के लिए कभी सब कुछ कर सकते थे, उनके लिए आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकते थे, मधुबाला जी के खिलाफ हो गए। इधर B.R. चोपड़ा साहब सारी की सारी बातें बहुत शांति के साथ निभा रहे थे। शुरुआत के कुछ सीन्स की शूटिंग तो करदार स्टूडियो में हुई, उसके बाद आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल जाने को तैयार रहने की सूचना उन्होंने मधुबाला जी को दी। अताउल्ला खान मौके की ताक में थे। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मधुबाला को आउटडोर के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए भोपाल तो क्या, वो आउटडोर के लिए मुंबई में भी कहीं बाहर नहीं जाएंगी। चोपड़ा साहब ने नया दौर के लिए आउटडोर शूटिंग की बहुत ज़रूरत बताकर उनको समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन अताउल्ला खान तो अपनी बात पर अड़े थे।
और आखिरकार चोपड़ा साहब ने लाचार होकर मधुबाला को हीरोइन के लिए नामंजूर कर दिया और उन्हें अपनी फिल्म से बाहर कर दिया और उनके जगह पर ले लिया वैजयंती माला जी को। अब तो अताउल्ला खान बहुत भड़क गए और उन्होंने चोपड़ा साहब के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया। और इधर क्योंकि मधुबाला फिल्म में काम नहीं कर रही थी तो चोपड़ा साहब ने भी 32,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के लौटाने के लिए अताउल्ला खान को एक नोटिस जारी कर दिया और कहा कि ये साइनिंग अमाउंट है और इसे लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन अताउल्ला खान ने ये पैसा देने से मना कर दिया। चोपड़ा साहब ने मधुबाला के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में इसी आधार पर केस कर दिया कि उन्होंने नया दौर फिल्म में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया और उसके लिए 32,000 रुपये भी लिए और अब फिल्म में काम करने से मना कर रही हैं। गिरगांव के कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। हिंदी फिल्म के दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा, अताउल्ला खान और मधुबाला इस केस के साथ जुड़े थे और ये एक बहुत बड़ी बात थी। और आचार अत्रे के मराठा दैनिक ने इस बात को ऐसे छापा, फिल्म अभिनेत्री मधुबाला पर 32,000 ठगने का आरोप। चोपड़ा साहब ने दिलीप कुमार साहब को गवाह के रूप में बुलाया और वो तो मधुबाला जी और उनके पिता से बदला लेने को तैयार ही थे और मौका ढूंढ रहे थे। उस समय की फिल्मी मैगजीन्स में एक न्यूज़ छपी थी। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट R.M. पारिक के सामने 29 और 30 मार्च को लोकप्रिय अभिनेता दिलीप कुमार ने अताउल्ला खान और उसकी बेटी मधुबाला के खिलाफ नया दौर फिल्म के सिलसिले में किए गए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने और 32,000 रुपये ठगने को लेकर B.R. फिल्म्स लिमिटेड के निर्माण निर्देशक C.V.K. शास्त्री द्वारा दायर किए गए मुकदमे में गवाही दी। आगे ये भी लिखा था कि इससे गिरगांव कोर्ट में सनसनी फैल गई। मधुबाला की ओर से एडवोकेट B.M. मिस्त्री ने दिलीप कुमार से कई प्रश्न किए जिनके उत्तर उन्होंने बहुत ही सावधानी और सभ्यता से दिए। जब पूछा गया, ईश्वर को साक्षी रखकर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मधुबाला से प्यार करते थे? B.M. मिस्त्री साहब ने ये सवाल किया था दिलीप साहब से। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और उसकी इस मंशा से मैं सहमत था। ये इश्क और शादी की तमन्ना तब तक थी जब तक वो रोजाना जिंदगी में सामाजिक रूढ़ियों की तरह बर्ताव करती रही। मुझे नहीं लगता कि मधुबाला के वालिद कोई दकियानूसी आदमी है, क्योंकि कई बार मधुबाला मेरे साथ रात 8:30 के बाद बाहर जाया करती थी। इस समय दिलीप कुमार ने कोर्ट में 2 पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से एक अताउल्ला खान ने दिलीप कुमार को लिखा था और दूसरा दिलीप कुमार द्वारा लिखा गया उसी पत्र का उत्तर था। 24 अप्रैल सन 1957 में मराठा में लिखा था। दिलीप कुमार से जिरह के बीच मधुबाला के वकील प्रश्न करते हैं, जुलाई महीने में आपको मधुबाला के पिता ने एक पत्र लिखकर ये कहा था कि आप मधुबाला के घर ना आए और उससे ना मिले। तब से आप एक विफल प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये सच है? मैं मधुबाला से प्यार करता था, पर 5 साल पहले उन दिनों मैं उसके घर बार बार जाया करता था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे शादी करेगी। उसके बंगले के किसी भी कमरे में हम दोनों बातें करते थे। मैं उसके कमरे में भी बेरोक टोक जा सकता था। उसके बारे में मेरे दिल में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं था। उसी तरह से मेरे बारे में उसके दिल में कोई मैल नहीं था। हम एक दूसरे से जी जान से इश्क करते थे। बाद में उसके घर जाने से मुझे मना कर दिया गया। इससे मैं दुखी नहीं हूँ।
अतः मैं मायूस आशिक की तरह बर्ताव कर रहा हूँ, ये सरासर झूठ है। दूसरे दिन मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, हम दोनों का प्यार नहीं हो सका, फिर भी मधुबाला के बारे में मेरे मन का प्यार खत्म नहीं होगा। दिलीप साहब ने आगे चलकर कैफियत दी थी। मधुबाला अपने अब्बा की बहुत ज़्यादा लाडली बेटी होने की वजह से हमारा प्यार नाकामयाब रहा। वो अपने अब्बू की इज्जत करती है, इसीलिए उसने मुझसे शादी नहीं की। फिर भी मेरे दिल में उसके लिए बड़ी इज्जत है, मुझ में इंसानियत है। उसने चाहे जितनी बड़ी गलतियां की हों और मेरे सामने कबूल भी की हों, तो भी मैंने उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। अब भी मैं गुजरी बातों को भूलने को तैयार हूँ। 21 मई सन 1957 को मधुबाला की गवाही हुई और उन्होंने कहा कि मैं खुद कोर्ट में हाजिर नहीं रह सकती, मेरे वकील मेरी ओर से केस लड़ेंगे। और उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने लिखा था, दिलीप कुमार 4 जुलाई 1956 को मेरे घर आए थे। उस समय उन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी और मुझे बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी, मेरे अब्बू भी उस समय घर पर नहीं थे। इस बात पर दिलीप ने मुझ पर गुस्सा किया और मेरे मुंह पर 2 तमाचे रसीद कर दिए और वहाँ से चले गए। एक नाकामयाब और निराश आशिक दिलीप मेरी अदाकारा की शोहरत पर कालिक पोतना चाहता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे अब्बू ने उसे घर आने से मना किया है। 22 मई के न्यूज़पेपर्स में अताउल्ला खान की गवाही की खबर छपी थी, जो इस तरह से थी कि मधुबाला के दिल में दिलीप कुमार के बारे में खौफ था, इसीलिए वो भोपाल में आउटडोर शूटिंग के लिए जा नहीं सकी। दोनों के बीच के प्रेम की बातों को अदालत में सार्वजनिक रूप से बहुत बार खींचा गया और उसकी बहुत चर्चा की गई, जिससे दोनों के मन में जो थोड़ा सा इश्क बचा था वो भी खत्म हो गया। सरेआम हुए इस तमाशे के बाद दोनों का एक साथ काम करना संभव ही नहीं था, लेकिन इस सब के बावजूद एक फिल्म बनी जो आज तक इतिहास है और जिस फिल्म को लोग बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि उस फिल्म में हर एक कलाकार ने उम्दा अदाकारी की है। वो फिल्म कैसे बनी, ये जानेंगे इसी मधुबाला की दर्द भरी कहानी के अगले भाग में। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सी फिल्म है। जी हाँ, मोहब्बत की एक ऐसी दास्तां जिसने हिंदी सिनेमा को एक बहुत ही उम्दा और शाहकार फिल्म दी। वो फिल्म थी के आसिफ साहब की मुगले आजम। कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी मधुबाला जी पर बहुत कुछ गुजरी थी। वो सब जानेंगे अगले भाग में।